मित्रों, महाकवि सुशील राय के समग्र कहानी संग्रह से मैं कहानियों का पाठ कर रहा हूँ, जिसका संपादन डॉक्टर पवित्र कुमार शर्मा ने किया है और रवीना प्रकाशन दिल्ली ने प्रकाशित किया है। देखिए, अगली कहानी है पश्चाताप। आज सोम जल्दी जल्दी लंबी गली का फासला नापते हुए घर पहुंचा तो सीधा कमरे में पड़े सोफे पर धम से गिरा, जैसे उसके शरीर में दम ही न रहा हो। आज से कमीज के कॉलर भी भारी लग रहे थे। वह किसी से बोलना नहीं चाह रहा था। रेडियो के स्विच पर उसकी उंगली पहुंची, लेकिन फिर अपने में सिमट कर रह गई। वह चाह कर भी रेडियो नहीं खोल पाया। एक लंबी चुप्पी उसके बदन से चिपक चुकी थी। वो अपने को अकेला महसूस कर रहा था, जबकि घर में भाभी, भैया, माताजी, बच्चे सभी तो मौजूद हैं। उसके मन में घमासान मचा हुआ था। आज उसका गला सूख गया था। वह सबको अपनों से दूर भगा देना चाहता था। वो रोज़ बैंक से लौटने के बाद खाने के लिए माताजी को आवाज़ देता। जल्दी जल्दी में माताजी उसे 2-4 बात सुना दिया करती थी। वो कभी भी उनकी बातों को बुरा नहीं मानता था। खाना खाने के बाद वो घूमने जाया करता था, लेकिन आज वो निढाल सा बैठा था, जैसे घर में ही न हो। थोड़ी देर माताजी खाना खाने के लिए चिल्लाने लगी तो और बोला नहीं। वो फपक कर रोना चाहता था, परंतु रोए तो कैसे, क्योंकि सब लोग हंसेंगे, कहेंगे इतना बड़ा हो गया फिर भी बच्चों की तरह रोता है। न चाहते हुए भी खाने के लिए माताजी को मना कर न सका। आज उसका मस्तिष्क किसी बड़े चक्रवात में फंस कर रह गया। वह मृत्यु से नहीं डरता, लेकिन आज वह बहुत प्रयत्न के बावजूद भी निराश होकर लौटा था। वो नहीं चाहता था उससे किसी का नुकसान हो, क्योंकि उसके साथ आज बस से ऐसी घटना घटी थी जिसको वह काफ़ी प्रयास के बाद भी भूल नहीं पा रहा था। यही सोचते सोचते बस में घटी सारी घटना एक एक कर दृश्य उसकी आंखों के सामने घूमने लगता है। सोफे पर बैठा बैठा वो तकलीफ़ महसूस करने लगा। दिन भर बैंक में लकड़ी की कुर्सी पर नोट गिनते बीतता है। लौटने पर वह चाह कर भी नहीं लेट पाया था। उसने अपने को इधर उधर करते हुए दाएं हाथ की उंगलियों से दाढ़ी को खुजलाया और जल्दी से शर्ट के बटन खोलने लगा। तभी माताजी की आवाज़ फिर सुनाई पड़ी। सोम, खाना परोस दिया है, चलो, नहीं खाना ठंडा हो जाएगा। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं दोबारा गर्म नहीं करूँगी। थोड़ी भी मुझसे देर हो जाए तो घर सर पर उठ जाएगा। ये कहकर वो चुप हो गई। शायद थक गई थी। बर्तनों की खटर पटर की आवाज़ आ रही थी। उसका खाना परोस दिया गया था। वह सुन्न सोफे पर पड़ा बाहर बहरा हो गया था। उसके मस्तिष्क में वही घटना लगातार घूम रही थी। शाम के 4 बज चुके थे। भीड़ काफ़ी होने के कारण आज सोम को बड़ी मुश्किल से बस में जगह मिली। अगर वह इस बस को छोड़ देता तो उसे काफ़ी दूर चलकर पार्क के पास बस पकड़नी पड़ती। बस स्टाफ बैंक से एक फर्लांग दूर पर पड़ता था। और खाने का खाली डिब्बा बैंक के बड़े लिफाफे में लिए बस में अंदर प्रवेश करता है। कंडक्टर के आते ही उसने उसे 2 रुपये दिए। वह 1 रुपया वापस लेने के लिए वहीं खड़ा हो गया। कंडक्टर नया था, उसे टिकट न देने पर वह कुछ नहीं बोला। सहज स्वभावगत उसने टिकट मांगा नहीं। बिना टिकट वहीं खड़े होकर सोचने लगा कि हमें तो निश्चित जगह पहुंचना है। कंडक्टर को सरकार बहुत कम पैसा देती है, गुजारा कैसे हो। शायद इसीलिए उसने टिकट नहीं दिया होगा। बस एक फर्लांग की भी चली थी कि 2 आदमियों ने 3 बार हाथ को नीचे करके हिलाया। ड्राइवर ने बस रोक दी। कंडक्टर साफ समझ गया स्टाफ के आदमी हैं। सोम भी समझ गया था। एक बार इसी तरह उसने भी बस रुकवा ली थी। उस बस के कंडक्टर ने रुकते ही तुरंत पूछा था, आप स्टाफ के आदमी हैं? उसने कहा नहीं। उसने मुख से सच निकला। कंडक्टर ने उन्हें नहीं बैठाया और बस चलने के लिए तेज़ी से सीटी बजा दी। सच बोलना कितना पाप है, उसके दिल से सच की लिखावट जाती रही थी। संसार में जीना है तो झूठ बोलो। सच बोलने वाला व्यक्ति कभी भी जी नहीं सकता। उसे अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वो कर भी क्या सकता है? दुनिया कितनी भोली भाली है, उसे पता नहीं। अगर सीधे साथ बात करो तो लोग काटने दौड़ते हैं। गाली से बात करो तो भैया
बाबू और संबोधन उसके कानों में पड़ते हैं। शायद चेकिंग वाले थे। उन लोगों ने कंडक्टर से पूछा, सब ठीक है? वह हाँ बोला। क्षण भर में उसे स्थिति समझ में आ चुकी थी। वह सब पका गया, लेकिन चेकिंग इंस्पेक्टर बस पर चढ़ा नहीं। कंडक्टर से कागज़ लेकर उसके चेक कर लिया, फिर साइन करने के बाद बस को जाने के लिए इजाज़त दे दी तो उसके जान में जान आई। सोम सशंकित हो गया, लेकिन उसके चेहरे पर खोखली मुस्कुराहट खेल रही थी। विजय का दर्द उसे चुभने लगा। उसमें उसको दुख मिल रहा था। सोम सोचने लगा कि अगर आज वह पकड़ा जाता तो सीधे उसकी नौकरी पर आती, क्योंकि कंडक्टर ने उसे टिकट नहीं दिया था। टिकट देता भी कैसे? लगता था कि उसे पैसों की आवश्यकता थी, इसीलिए वह रख लेना चाहता था। पहली बार वह शायद इस बेशर्मी को अपना रहा था। सोम हर रोज़ अपने आने जाने वाले रास्ते पर एक कंडक्टर को फिट किया था। वह 50 पैसे में घंटा घर से पुलिस लाइन तक सफ़र तय कर लेता था, परंतु आज कंडक्टर नया था, इसीलिए तो उसने 2 रुपये दिए थे, परंतु कंडक्टर ने टिकट भी नहीं दिया और 1 रुपया वापस भी नहीं किया। एक छोकरा वेल अप टू डेट बना कुछ किताबें कापियाँ फाइल में लिए सोम के बगल में आके खड़ा हो गया। बस में भीड़ भाड़ बढ़ती जा रही थी। भीड़ की छटपटाहट जैसे उसकी ओर चिपक गई थी। वो छोकरा सोम से बातें करने लगा। दाईं ओर वाली लंबी सीट पर 3 लड़कियां बैठी थीं। तीनों का मुख विचित्रता की शक्ल लिए किसी उलझे वातावरण को स्पष्ट छाप छोड़ रहा था और छोकरा अपनी कॉन्फिडेंस दिखला रहा था। कभी बड़े ग्लास वाला चश्मा लगाता, कभी उतार कर आगे खुली जेब में डाल लेता। जेब में चश्मा डालते वक्त उसका हाथ सोम को लगा तो उसके सूखे होंठों से साड़ी निकल पड़ा था, पर सोम के माथे पर कोई शिकन नहीं थी। वह छोकरा कंधे के बाल ठीक करके चश्मा चढ़ाकर सोम से बोला, इन लोगों ने टिकट लिया कि नहीं? अभी चेकिंग हो जाएगी तो पकड़ी जाएंगी, फिर इनको कौन बचाएगा? बड़ी सहानुभूति है तो पूछ लीजिए, सोम ने उससे कहा। वह कारण बोल पड़ा तो तीनों लड़कियों ने उसकी ओर तिरछी निगाह से एक साथ ताका तो वह दूसरी ओर मुंह करके बस की खिड़की से गुजरते हुए दृश्य को देखने लगा। खैर कोई बात नहीं, मैं इंटर पास करके बीए में आऊँगा तो ज़रूर यूनिवर्सिटी में नाम लिखा कर इन लोगों से मिलूँगा, तभी पूछूँगा। चुप रहिए, नहीं तो जाकर उस तरफ खड़े हो जाइए। यही आपकी सभ्यता है कि हम लोगों से जो मन में आए बके जा रहे हैं। तमीज़ है या नहीं? लड़कियाँ बोल पड़ी। वह छोकरा सत्ते में आ गया, कुछ बोला नहीं। लड़कियाँ उसे देखकर हंस पड़ी और फिर उसको घूरने लगीं। उसको कुछ न बोलते देखकर तीनों ने बाहर की ओर ताकना शुरू कर दिया। तीनों के पास एक एक फाइल थी जिसको देखकर वह लगता था कि वह किसी कॉलेज में पढ़ती हैं। वह छोकरा कुछ देर के लिए चुप हो गया बस के, और लोग भी उसकी वेशभूषा देखकर उसकी ओर ताकने लगे। उसके सूखे सूखे बाल, बड़े बड़े कॉलर की शर्टें, दोनों बाहों की बटनें खुली हुई थीं। उसकी तरफ देखकर बार बार लड़कियां फुसफुसा रही थीं। वह छोकरा कुछ देर बाद धीरे धीरे खिसक कर गेट पर पहुंच गया तो लड़कियां बड़ी जोरों से हंस पड़ीं। बस में बैठे कई देहाती भी मुस्कुराने लगे। अगले बस स्टॉप पर तीनों लड़कियां और वह छोकरा भी उतर गया। सीट खाली होते ही सोम तेजी से सीट पर बैठ गया। सौंदर्य की जगह कुरूपता भी आत्मसात करनी पड़ती है तो मनुष्य अपने को कटा कटा सा महसूस करने लगता है और कुछ न कुछ रुकने भी स्थिति में आ जाते हैं। आते ही उपाय की बाढ़ उसके मन को खराब कर देती है। डॉक्टर साहब पूर्णतः स्वस्थ हैं, दिन भर विद्यालय में रहे उनकी है। सोम की नज़र उस छोकरे पर पहुंचती है जो उन लड़कियों के पीछे पीछे जा रहा होता है। समस्या और अर्थहीन शिक्षक से उसका कार्य छोटा लगने लगता है। कितनी औपचारिकता समाज में नेताओं में आ चुकी है। सिर्फ कागजी काम होता है। हर साल कुछ न कुछ काम सरकार करती है, पर न जाने कहाँ समा जाता है। निर्माण के नाम पर सिमटा हुआ रेगिस्तान भी वह देख रहा है। छोकरों का भविष्य सिर्फ लड़कियों के पीछे घूमना, आखिर करे भी क्या? उनका दोष नहीं, उनकी शिक्षा का दोष है। लड़के लड़कियों को आश्चर्यचकित होकर ऐसे ताकते हैं जैसे उन्हें पहली बार देखा हो। मौका मिलते ही वह उन पर व्यंग बाण भी छोड़ते हैं। वह भी एक छात्र था जो इस चक्कर में फंसा हुआ था, परंतु नौकरी मिलते ही वह वक्त बदल गया था। वो फिर उस छोकरे की ओर ताकने लगा जो अब भी लड़कियों को पीछा कर रहा था। सीटी बजाते ही बस खिसकने लगी तो वह चाह कर भी उस छोकरे को नहीं देख पा रहा था। कच्ची ईंटों का निर्माण कच्चा ही होता है, बरसात आने पर गल जाती है।
जैसे वह अपने को गलता हुआ महसूस करने लगा था। अचानक झटके के साथ बस रुकी। सोम की नज़र सामने की ओर पड़ी। 4-5 आदमी बस में प्रवेश कर चुके थे। शायद चेकिंग वाले थे। वह चौंका, आज इस छोटे से रास्ते पर कितनी बार चेकिंग होगी। वह अव्यवस्थित कानून की सीढ़ी पर चढ़ गया। तभी पीछे से एक मोटे आदमी ने उसे पूछा, किसके पास टिकट नहीं है। सोम चुपचाप सीट पर बैठा रहा। वह पूछकर लौट चुका था। मन की अशांति फिर हट गई। वो सोचने लगा कि बड़ी गलती की जो हमने टिकट नहीं लिया। हो सकता है कुछ जुर्माना देना पड़े। हरामी चेकर होगा तो हमारी नौकरी भी ले सकता है। सोम के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं तो वह बाहर की ओर ताकने लगा। पहले चेकर के जाने के बाद ही दूसरा चेकर टिकट चेक करते हुए आ रहा था। वह चकराया, आप तो बताना ही शेष रह गया है। उसके पास आते ही चेकर ने उससे टिकट मांगा। टिकट दिखाइए। टिकट नहीं, मैंने पैसे दे दिए हैं। अभी आप लोगों से पूछा जा रहा था टिकट किसने पास नहीं है, तब आपने कुछ कहा नहीं और चुप बैठे रहे। कौन सा जुल्म कर दिया है? पैसे दे चुका हूँ डॉक्टर। कंडक्टर ने टिकट नहीं दिया तो इसमें मेरी क्या गलती? आप उससे कहिए, हम क्यों बोले? सोम बोला। ठीक है, अगर वो इसी तरह पैसा खाता है तो अभी मैं उसको सस्पेंड कर दूंगा। सरकार के पैसे की चोरी करना सबसे बड़ा अपराध है। कुछ भी हो, आज मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। ठीक है, जो चाहे करिए, हमने पैसा दे दिया है। कहाँ से बैठे हैं आप? चेकर बोला। चौक से। सोम बोला। उसकी मुद्रा भयाकुल हो चुकी थी। वो बुरी तरह घबरा गया था। दिमाग ठीक है ना? बस तो कचहरी से चौक जा रही है। उल्टा बता दिया। उसने उसकी ओर मुँह किया। चेकर ने उससे पूछा, कितना किराया लगता है? 1 रुपया। सोम बोला। आपने कितना दिया? 2 रुपये। एक समय 1 रुपया होता है। आप लोगों को की कोई गलती नहीं है। मैं कई कंडक्टरों को पकड़ चुका हूँ। सोम का मुंह उतरा हुआ था। कुछ लोग सरकार के पैसों को चुराते हैं। सरकारी खजाने की रकम चुराना सबसे बड़ा जुर्म है। आज ही मंत्री जी का विशेष आदेश आया है कि घूसखोरों और चोर बाजारियों को पकड़ने के बाद तस्वीर सहित उनका विवरण सभी अखबारों में निकाला जाए तथा कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। वह उसकी बातों से उदासीन था, जैसे उसे मंत्री के आदेश से कोई मतलब नहीं न हो। सभी लोग उस चेकर की बातों को ध्यान से सुन रहे थे। सोम की आंखों सहम गईं। वो चेकर से आंख मिलाते हुए भी नहीं मिला पा रहा था। चेकर के आते ही पीछे कई संयुक्त आवाज़ों ने उसे चौंकाया था। ये झूठ बोलता है, इसने पैसा ही नहीं दिया होगा। अपने बचाव के लिए कंडक्टर की नौकरी लेना चाहता है। ये सुनते ही सोम सीट पर खड़े होकर पीछे की ओर मुड़ा और बड़े और ज़ोर से बोला, कौन साला कहता है कि हमने पैसे नहीं दिए? पूरे 2 रुपये दिए हैं। जो कहता है सामने आए, जरा उसका मुंह तो देखूं। यह कहकर जब वह उनकी सबकी ओर ताकने लगा, वो सब चुप हो गए, जैसे कोई बस में बैठा ही ना हो। तभी उसके पीछे वाली सीट पर बैठे बूढ़े व्यक्ति ने कहा, हाँ, इसने पैसा मेरे सामने दिया है, पर कंडक्टर ने टिकट नहीं दिया। फिर सोम चुपचाप बैठ गया। बस अभी भी खड़ी थी। चेकर बाहर खड़े कंडक्टर के कुछ कह रहे थे। उस देहाती की बात सुनकर बस के कई लोगों ने सोम का समर्थन किया। अब कंडक्टर दोषी साबित हो गया था। वह जब कर्कश आवाज़ में बोला तो सभी चुप हो गए थे, परंतु उसे कंडक्टर की नौकरी का अफसोस हो रहा था, क्योंकि चेकर उसको सस्पेंड कर देगा। उसे फिर सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। सोम ने अपने बचाव के लिए कंडक्टर से टिकट मांग लिया। फिर भी वह सबसे कहने पर कंडक्टर से 1 रुपया लेकर बस से नीचे उतर गया। टिकट के लिए चेकर से कहा तो उसने कहा, आपसे अब कोई नहीं बोलेगा, आप घंटा घर तक जा सकते हैं। वह बस पर चढ़ गया। कंडक्टर पास ही में खड़ा था। वह कुर्ता पजामा पहने हुए सुस्त हो गया था। मरता क्या न करता, आज वह राहु केतु से बच नहीं सका। मुंह बनाए चेकर के सामने खड़ा था। बस में बैठे कुछ लोग सहानुभूति दिखला रहे थे। कोई इसे गलत कार्य करने के लिए दोषी ठहरा रहा था, कोई अनुभवहीन की संज्ञा दे रहा था, परंतु कंडक्टर की कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वह माफ़ी मांग कर भी हार चुका था। चेकरों ने सोम से बस से उतरने से पहले कंप्लेंट फॉर्म पर साइन करा लिए थे। चेकरों के चले जाने के बाद कंडक्टर ने मुंह लटकाए बस को चलने के लिए सीटी दी तो बस चल दी। उसी घटना के बारे में सोचकर सोम सोफे पर बैठा बैठा बहुत घुटन महसूस कर रहा था। कभी कमरे में एक कोने से दूसरे कोने में की ओर जाता, तो कभी दूसरे कोने से तीसरे कोने की ओर जाता। कुछ उसकी समझ में नहीं आ रहा था। उसका अंतर्मन आज उसको अंदर से बहुत कचोट रहा है। वह इस घटना के बाद सोचने लगा
कि बस उस कंडक्टर के बीवी बच्चे होंगे, कंडक्टर सस्पेंड होने के बाद उन्हें कौन कौन खिलाएगा, वो उनकी कोई मदद भी नहीं हो सकती। शाम हो चुकी थी। चहलकदमी करते हुए एकाएक वह रुक गया। उसे लगा कि वह अग्निकुंड में कूदने जा रहा है। वह कुंड बहुत तेज ज्वाला की लपटों से दहक रहा है। वो घृणा के विद्रोह में समा गया था। रेडियो पर रखे कई पत्र जो आज ही उसके नाम से आए थे, वह देख कर भी अनदेखा कर चुका। वह उन्हें पढ़ना चाहता था, लेकिन चाह कर भी पढ़ नहीं सकता था। वह इस घटना के बारे में सोचता हुआ एक कमरे में दूसरे कमरे में चला गया। तब उसे कुछ गर्मी महसूस हुई, तो उसने कूलर चलाने के लिए बायां हाथ स्विच को दबाया। उसे अचानक ध्यान आया कि उसने पिछले 15 दिन से पंखा निकलवा लिया है। वह हल्की ठंडक पड़ने लगी थी। उसका पंखा निकाल कर अलग से यूज़ किया जाने लगा। गर्मी को मिटाने के लिए वह दूसरे कमरे में पंखे के सामने बैठने के लिए पहुंच गया। फिर भी उसकी गर्मी न मिट सकी। वह बेचैनी महसूस कर रहा था। वह सोच रहा था कि वह कल बस वालों के उससे पता लगाएगा और कंडक्टर को सस्पेंड होने के बचाने के लिए भरसक प्रयत्न करेगा। रोडवेज में एक अफसर उसका दोस्त था। उसने सोचा कि उस गरीब को छुड़ाने के लिए वह उसके अनुरोध करेगा। वह नहीं मानेगा तो वह उससे कुछ लालच भी देगा। यही सोचते से उसके मन को थोड़ी राहत शांति मिली और वह हाथ धोकर खाना खाने के लिए माँ के पास चला गया था।